क्या आपने कभी सोचा है कि नमक या चीनी को पानी में मिक्स करना फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज? जब हम चीनी या नमक को पानी में मिलाते हैं तो कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता, इसलिए यह एक फिजिकल चेंज है। लेकिन जब हम साबुन को पानी में मिक्स करते हैं तो क्या वो फिजिकल चेंज है या फिर वो केमिकल चेंज है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। पर पहले हम ये जान लेते हैं कि फिजिकल चेंज किसे कहते हैं और केमिकल चेंज किसे कहते हैं। फिजिकल चेंज ऐसा चेंज जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा हो, वैसे चेंज को हम फिजिकल चेंज कहते हैं। और इसकी खास बात ये होती है कि ये चेंज रिवर्सिबल होता है। जैसे हीटिंग ऑफ वाटर, जब हम पानी को गर्म करते हैं तो वह भाप में बदल जाता है, जिसे हम वापस कंडेंस कर लिक्विड वाटर में बदल सकते हैं। यहाँ पर वाटर का सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा, इसलिए यह एक फिजिकल चेंज है। जबकि वैसा चेंज जहाँ कोई नया सब्सटेंस बन रहा हो तो उस चेंज को हम केमिकल चेंज कहेंगे। और केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होते हैं। जैसे मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, कर्ड बनने के बाद हम उसे दोबारा दूध में तो नहीं बदल सकते। यहाँ पर एक नया सब्सटेंस यानी कर्ड बन रहा है, इसलिए यह एक केमिकल चेंज है। ये तो हमने देख लिया कि फिजिकल चेंज क्या है और केमिकल चेंज क्या है। अब हम यह देखते हैं कि केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। केमिकल चेंज को हम एक केमिकल इक्वेशन लिखकर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन ये केमिकल इक्वेशन होता क्या है? इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल्स एंड केमिकल फॉर्मूले ऑफ द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्शन। आसान शब्दों में कहें तो केमिकल इक्वेशन उस केमिकल रिएक्शन का ही एक रिटन फॉर्म है जिसके कारण केमिकल चेंज होता है। एग्जाम्पल, हाइड्रोजन कंबाइंस विथ ऑक्सीजन अंडर सुटेबल कंडीशंस टू गिव वाटर। तो यह एक केमिकल इक्वेशन है जिसे हमने एक पर्टिकुलर स्टाइल में लिखा है। लेकिन क्या हम उसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं? नहीं। या फिर इस तरह? नहीं। ये दोनों ही तरीके गलत हैं। तो आइए देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन लिखने के क्या रूल्स हैं। केमिकल इक्वेशन में जो एरो होता है वो केमिकल रिएक्शन के डायरेक्शन को दिखाता है, इसलिए यह हमेशा लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ पॉइंट करता है। रिएक्टेंट्स को हम एरो के लेफ्ट हैंड साइड पर लिखते हैं और प्रोडक्ट्स को हम एरो के राइट हैंड साइड पर लिखते हैं। लेकिन एक केमिकल इक्वेशन हमेशा बैलेंस होना चाहिए। तो आइए केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखते हैं। केमिकल इक्वेशन मस्ट ऑलवेज बी बैलेंस्ड। इसका मतलब है कि केमिकल इक्वेशन के लेफ्ट साइड पर एक एलिमेंट के जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उतने ही एटम्स राइट साइड पर भी होने चाहिए। लेकिन एक केमिकल इक्वेशन का बैलेंस होना क्यों ज़रूरी है? ऐसा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के कारण होता है, जो ये बताता है कि मास को ना हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सो रिएक्टेंट्स का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर होना चाहिए। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। लेट अस टेक दिस इक्वेशन। सबसे पहले सारे फॉर्मूलों को ब्रैकेट के अंदर लिख दें। इस ब्रैकेट के अंदर हमें कोई भी चेंज नहीं करना है। फिर रिएक्शन के दोनों तरफ के हर एक एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स नोट कर लें, जैसा हमने इस टेबल में किया है। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं और राइट हैंड साइड पर 1 एटम है। इसी तरह दोनों साइड पर हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं। हम बैलेंसिंग स्टार्ट करते हैं उस कंपाउंड से जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। वह रिएक्टेंट भी हो सकता है या फिर वो प्रोडक्ट भी हो सकता है, इसलिए हम H2O से स्टार्ट करते हैं। अब H तो ऑलरेडी बैलेंस है क्योंकि उसके 2 एटम हैं लेफ्ट साइड पर भी और 2 एटम हैं राइट साइड पर, इसलिए हम O को बैलेंस करेंगे। यहाँ ऑक्सीजन के 2 एटम हैं लेफ्ट साइड पर, लेकिन एक ही एटम है राइट साइड पर, इसलिए हम H2O का कोफिशिएंट 2 लिख देते हैं। अब हम फिर से दोनों साइड के नंबर ऑफ एटम्स को काउंट कर लेते हैं। अब ऑक्सीजन के एटम्स तो दोनों तरफ बराबर हैं, लेकिन हाइड्रोजन के एटम्स अनइक्वल हो गए हैं। अब लेफ्ट साइड पर हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और राइट साइड पर 4 एटम हैं, इसलिए अब हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। अब H का कोफिशिएंट 2 लिख देते हैं लेफ्ट साइड पर। फिर से दोनों तरफ के नंबर ऑफ एटम्स को काउंट कर लेते हैं।
अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों के ही नंबर ऑफ एटम्स इक्वेशन के दोनों साइड पर इक्वल हैं, इसलिए ये इक्वेशन अब बैलेंस्ड है। लेकिन इसके अलावा अगर और भी एलिमेंट्स होते तो इसी प्रकार हम उन एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स को भी बैलेंस करते। इसका एक एग्जांपल हम आगे देखेंगे। बैलेंसिंग के बाद एक बार फाइनली दोनों तरफ के नंबर ऑफ एटम्स को ज़रूर काउंट कर लें। बैलेंसिंग के बाद सारे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के फिजिकल स्टेट को भी इक्वेशन में लिख दें, जैसे कि गैसियस स्टेट के लिए G, लिक्विड स्टेट के लिए L, सॉलिड स्टेट के लिए S और एक्वस स्टेट के लिए AQ। अभी जो बैलेंसिंग का मेथड हमने डिस्कस किया उसे हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। ये मेथड थोड़ा ट्रिकी है और उसमें एक्सपर्ट बनने के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, इसलिए हम आपको कुछ ट्रिक्स बताते हैं जिससे कि बैलेंसिंग आसान हो जाए। सबसे कॉम्प्लेक्स फार्मूला को यूजुअली सबसे पहले बैलेंस करना चाहिए और जो सबसे सिंपल फार्मूला है उसे लास्ट में बैलेंस करना चाहिए। यूजुअली ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को लास्ट में बैलेंस करना कन्वीनियंट होता है क्योंकि वो कई कंपाउंड्स में प्रेजेंट होते हैं। बैलेंस करने के बाद लास्ट में सारे एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स को एक बार ज़रूर काउंट कर लें सो एज टू बी श्योर दैट द केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट अस बैलेंस दिस इक्वेशन। सबसे पहले सारे फॉर्मूलों को ब्रैकेट्स के अंदर लिख लेते हैं। इस ब्रैकेट के अंदर हमें कोई भी चेंज नहीं करना है। फिर हम दोनों तरफ के सारे आइटम्स को काउंट कर लेते हैं। हमने स्ट्रेटजीज फॉर बैलेंसिंग में देखा था कि सबसे कॉम्प्लेक्स फार्मूला को यूजुअली सबसे पहले बैलेंस करना चाहिए। यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH सबसे कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसमें 3 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, इसलिए वी प्रोसीड विथ NaOH। उसके आगे 2 लिख देते हैं। अब हम फिर से दोनों तरफ के नंबर ऑफ एटम्स को काउंट कर लेते हैं। अब दोनों साइड के सारे ही एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स अनइक्वल हो गए हैं। अब जैसा हमने स्ट्रेटजीज टू बैलेंस में देखा था कि यूजुअली ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को लास्ट में बैलेंस करना चाहिए, इसलिए उन दोनों को छोड़कर हम सोडियम को सबसे पहले बैलेंस करते हैं। सो वी नाउ पुट 2 एज कोफिशिएंट ऑफ Na ऑन लेफ्ट साइड। अब हम दोबारा से दोनों तरफ के नंबर ऑफ एटम्स को काउंट कर लेते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड में H2O का कोफिशिएंट 2 कर दें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स बैलेंस हो जाएंगे। सो नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। कुछ ऐसे भी केमिकल चेंज होते हैं जिसके लिए हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है, जैसे कि हीट। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो वो क्विकलाइम और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। सिमिलरली इस रिएक्शन के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है। सिल्वर नाइट्रेट सनलाइट के प्रेजेंस में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, सिल्वर और ऑक्सीजन देता है। अब हम केमिकल चेंज के कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखते हैं, जैसे मेकिंग ऑफ कर्ड यानी दही, लेमन जूस से कॉपर के बर्तन को साफ करना। फिर केक बनाने के लिए हम अक्सर बेकिंग पाउडर का यूज़ करते हैं। पटाखे जलाना, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जहां केमिकल चेंज का यूज़ हमारे डे टू डे लाइफ में होता है। अब हम वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन पर जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में पूछा था कि अगर हम सोप को पानी के साथ मिक्स करें तो वह फिजिकल चेंज होगा या केमिकल चेंज। जब हम साबुन को पानी के साथ मिक्स करते हैं तो वह झाग बनाता है। इस प्रोसेस में साबुन का सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज होता है, यहाँ पर कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, इसलिए यह सिर्फ एक फिजिकल चेंज है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। होप कि कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आया होगा। लेट अस मीट इन नेक्स्ट वीडियो जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस।